आंखों में ख्वाब सजाने के माहिर माने जाते हैं। आंखों में ख्वाब सजाने के माहिर माने जाते हैं। सत्ता के लिए सियासी कभी भी साथ आ जाते हैं। सत्ता के लिए सियासी कभी भी साथ आ जाते हैं। दुश्मनी भुलाकर क्षण भर में गलवहियाँ कर जाते हैं। दुश्मनी भुलाकर क्षण भर में गलवहियाँ कर जाते हैं। कुर्सी नज़र आए तो दौड़ कर बैठ जाते हैं। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज के उस विषय पर कि कुशवाहा के बाद कौन टारगेट पर है, नीतीश कुमार के। कहा जाता है कि नीतीश की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बड़ा मारक होती है, बड़ा घातक होती है और बड़ा ही वक्ती होती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को एक एक करके, जैसे स्वेटर बुना जाता है उस तरह से बुनते हैं और एक एक धागा को एक दूसरे में उलझा करके पूरी स्वेटर और जो ही आकार देना हो वो दे देते हैं। हाथ के दस्ताने बना रहे हैं आजकल, क्योंकि इस दस्तानों में गर्माहट चाहिए और गर्माहट चाहिए दोस्ती की। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों को आप सुन करके वर्तमान परिस्थिति में और जो अभी आज सुन रहे हैं आप, ये सुन करके आपको लगेगा कि हम किसी तरह की कोई कहानी गढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहानी हम नहीं गढ़ रहे हैं। ये कहानी नीतीश कुमार जी गढ़ रहे हैं और ये कहानी आपको आज नहीं, आने वाले बहुत जल्दी समय में पता चल जाएगी कि नीतीश कुमार इसके पीछे की क्या रणनीति है। इस कहानी को पूरा देखना होगा, क्योंकि ये राजनीति की वो कहानी है जो अनछुई है, अब तक आप तक नहीं पहुंच पाई है। आप खबरों के माध्यम से रोज सुनते होंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में आमने सामने की टक्कर हो रही है और एक दूसरे को सहमत के फेर में लगे हुए हैं। लेकिन कहानी इससे बड़ी है। ये कहानी लिखा तो लालू प्रसाद ने था, लेकिन इस कहानी का अंत नीतीश कुमार लिखेंगे। क्लाइमेक्स जो होता है ना, वो बड़ा ही, उसके लिए पूरी फिल्म आप देख जाते हैं और ये हम क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद ये क्लाइमेक्स अपने चरम पर था। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार कभी भी नंबर 2 बनना पसंद नहीं करते हैं, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो। 2013 में उन्हें अंदाजा हो गया था कि उन्हें नंबर 2 माना जा रहा है एनडीए में, तो उन्होंने एनडीए का परित्याग कर दिया था। जब उन्हें आगे लगा कि उनसे आगे निकलने की होड़ में उपेंद्र कुशवाहा लग गए हैं और वो एक अलग गठबंधन बनाने, अलग गठजोड़ बना रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बहुत कमज़ोर थे नीतीश कुमार से, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि चींटी और हाथी में बहुत अंतर होने के बाद चींटी का कोई वैल्यू नहीं है। कहा जाता है कि हाथी के सूंड में चींटी अगर घुस जाए तो हाथी के लिए मरणासन होता है। नीतीश कुमार भी इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं और किसी को भी जो उनके विपक्ष में खड़ा हो जाता है, जो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है, उनसे 36 के आंकड़े का जोड़ घटाव करने लगता है, वो उनके सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल हो जाता है। और यही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से अलग हो गए, होना पड़ा। नीतीश कुमार ने ऐसी रणनीति बना दी। समय समय पर ऐसा होता रहा है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में 2020 के चुनाव से ठीक पहले श्याम रजक, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे, लालू प्रसाद के करीबियों में से एक श्याम रजक, नीतीश कुमार के बड़े ही मजबूत धुरंधर और धरहर हुआ करते थे। लेकिन अचानक से उनसे दूरी बनानी पड़ गई। उन्हें भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं श्याम रजक अपना कद बढ़ा रहे हैं। और ये तब शुरू हुआ जब 2015 में महागठबंधन के जीतने के बाद श्याम रजक को मंत्रालय में शामिल नहीं किया गया। इतने सीनियर थे, उसके बावजूद भी। इसके पीछे कारण थे लालू प्रसाद, जिन्होंने शर्त रखा था, जैसा कि राजनीतिक चर्चाएं हैं, कि अगर श्याम रजक को मिला तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे साथ गए हैं। और ये अक्सर होता है कि उस
जो दो पार्टों के बीच में बाकी रहा ना कोई वाली बात होती है। जब दो बड़े शक्तियां मिलती हैं तो छोटे छोटे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद जयकुमार सिंह जैसे लोगों को अपनी आहुति देनी पड़ी। दो लोगों की लड़ाई में जयकुमार सिंह को एक बार फिर से अपने आप को आहूत करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको होना पड़ा और करीब 25 से 30 नाम ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के मंत्रालय में भी थे, उनके विधायक थे, वो चुनाव हार गए हैं। और इसके पीछे का कारण आप समझ ही रहे हैं। मेन आंकड़ा जो है, मेन खेला जो है इसी पर टिका हुआ है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा को लाने के पीछे नीतीश कुमार की कौन सी ऐसी बड़ी रणनीति हो सकती थी? थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप तो इस कहानी का पूरा पात्र जो है, हर एक पात्र से हम आपका परिचय कराएंगे। इस कहानी के पहले पात्र हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार के मन में ये बात थी कि चिराग पासवान यदि एनडीए में रहते हैं और जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार अभी वर्तमान स्थिति में हैं, तो चिराग के रहने से उन्हें घाटा होगा, क्योंकि चिराग बार बार 2015 वाले फॉर्मूले को दोहराना चाहते थे और 2015 के फॉर्मूले से नीतीश कुमार को घाटा हुआ था। क्या घाटा हुआ था ये हमने आपको पहले ही बताया था। आपको अगर स्मरण में होगा तो आप तुरंत रिकॉल कर गए होंगे, लेकिन फिर हम आपको बता देते हैं कि 2015 में जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ तो कांग्रेस के अशोक चौधरी जो अध्यक्ष हुआ करते थे वर्तमान परिस्थिति में, उन्होंने ठान दिया कि उन्हें उनके औकात के हिसाब से सीट शेयरिंग अगर नहीं किया जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और खास करके लालू प्रसाद के लिए यह कठिन समय था, क्योंकि लड़ाई बड़ी थी, भाजपा को हराना था और भाजपा को हराने की पूरी योजना लालू प्रसाद ने बना ली थी। इस योजना के तहत अंततः नीतीश कुमार ने समझौता किया और 101, 101, 41 का फॉर्मूला तय हुआ। और यही बात बार बार चिराग पासवान रिपीट कर रहे थे। इसके साथ दूसरी बात जो रिपीट कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लाया जाए, न कि 7 निश्चय योजना जो कि महागठबंधन की है उसे एडॉप्ट किया जाए। एनडीए अपनी योजना के साथ आए या भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग मिल करके नई योजना पर काम करें और नई नीतियों के साथ हम चुनाव में उतरे, जिसमें रोजगार था, बेरोजगारी थी, पलायन था, वगैरह वगैरह ये सब बातें थी। इस बीच में कोरोना भी आ गया था। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी। नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि एक तो 15 साल का शासन, इसमें बहुत सारी कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां, तेजस्वी यादव का बढ़ता प्रभाव, उनके सर्वे रिपोर्ट में ये बात आ गई थी कि अगर तेजस्वी यादव को मात देना है तो उन्हें अपना कद बड़ा करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के गठजोड़ के साथ ये नहीं हो सकता था। उन्होंने एक योजना बनाई और योजना बना करके उन्होंने जीतन राम मांझी को सामने खड़ा किया और चिराग का विकल्प बता दिया। वो जीतन राम मांझी जिनको लाने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी, जिनको बड़ी बुरी तरह से उन्होंने बाहर किया था अपने शरीर से, जो अंग होता है, थोड़ा सा अगर मान लेते हैं कुछ हो जाता है तो आपने देखा होगा किस तरह से काट देते हैं लोग, उसी तरह से काट दिया था। लेकिन फिर इस अंग को जोड़ लिया उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार। नीतीश कुमार परिस्थितियों को अपने पक्ष में करते हैं। जीतन राम मांझी के पास भी विकल्प की कमी थी, क्योंकि महागठबंधन में उन्हें जो कुछ मिल रहा था उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, बार बार ऐलान कर रहे थे कि 30 तारीख को करेंगे, 30 तारीख को करेंगे, 30 तारीख, किसी ने कोई भाव नहीं दिया। और अंततः नीतीश कुमार समझाने में सफल हो गए और अपने पाले में कर लिया। ये वो वक्त था जब नीतीश कुमार ये मान गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता में 243 सीटों में 121, 122 का फॉर्मूला तय कर सकते हैं। अगर चिराग रहते तो ये नहीं हो सकता था और इस पर मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की मानने की। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए और एक बड़ा गेम करते हुए नीतीश कुमार ने खुद जीतन राम मांझी को अपने पाले में कर लिया। एनडीए में भी शामिल नहीं हुए, वो नीतीश के खेमे में शामिल हुए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहीं ना कहीं वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ भी उसी तरह का गेम हुआ और इन्हें भी महागठबंधन छोड़ करके बाहर आना पड़ा। तब बाहर आए थे उपेंद्र कुशवाहा भी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने एनडीए का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्हें फिर पता था कि अगर ये आ जाते हैं तो फिर सीटों का समीकरण गड़बड़ा जाएगा
और नीतीश कुमार जो 115 सीट पर लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से बहुत ज़्यादा अधिक सीटों पर लड़ना चाहते हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। यही हुआ और नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए। अब नीतीश कुमार की नई रणनीति शुरू हुई और ये रणनीति आगे की रणनीति की तरफ गई। इसके तहत कई सारी बातों का प्रचारित कराया गया कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नीतीश कुमार कभी भी सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं, फिर से चुनाव हो जाएगा या फिर अलग समीकरण गढ़ सकते हैं। इन सबसे भी बड़ा समीकरण नीतीश कुमार गढ़ना चाहते हैं और इसके पीछे, इसके तह में हम बार बार आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत और संख्या बढ़ते देखना नहीं चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार अगर बढ़ गई तो मुश्किल और किसी के लिए हो चाहे नहीं हो, नीतीश कुमार के लिए जरूर होगा। हमने आपको पहले यह भी बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार, जब लालू प्रसाद की सीटें ज़्यादा हुई, मुख्यमंत्री तो बन गए, पर उन्हें इस बात का एहसास होता चला गया कि अचानक से लालू प्रसाद उनसे बड़े हो गए और इस परिस्थिति में उन्होंने साफ तौर पे एक बात तो कर दिया कि वो सरकार से अलग हो गए। और सरकार से अलग होने के बाद उन्होंने सीधे तौर पे अपने आप को एनडीए का फिर से हिस्सा बना दिया, उस एनडीए का जिस एनडीए में कभी नहीं जाने का उन्होंने कसम खाया था। इसके पीछे की हम बता रहे थे कहानी कि क्या है जिसके चलते नीतीश कुमार को इस तरह का फैसले लेने पड़े और नेक्स्ट कौन है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते हुए भी उनको अपने जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए उन्होंने शुरुआत किया था आरएलएसपी का, एक बड़े लोगों को जोड़ा, एक काफ़ी संख्या में लोगों को जोड़ा था, बड़ी सपने दिखाए गए थे, उन सारे सपनों को कहीं ना कहीं काफूर होना पड़ा। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि आंखों को सपने दिखाने के माहिर होते हैं ये राजनीतिक लोग। जब इन्हें कुर्सी नजर आती है तो सारे बंधन तोड़ करके, सारी दोस्ती दुश्मनी भुला करके ये कुर्सी की तरफ दौड़ लगा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी तरह से अचानक बदले और अपने मझले भाई के पास दौड़ करके चले गए। अचानक से नीतीश कुमार ने धड़ाधड़ घोषणाएं भी कर दी, बहुत सारे उनके इनाम भी मिल गए, बहुत सारे गिफ्ट मिल गए और ये गिफ्ट वर्तमान परिस्थिति और आने वाले समय के लिए थे। ख्वाब बहुत सारे दिखाए जा रहे थे कि बिहार में बहुत बड़ा पद और कद देंगे, लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति थी वो स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार कुछ अगले स्टेज में जा रहे हैं, अगली बातें सोच रहे हैं। और उसके पीछे जो तह में बात थी वो ये थी कि वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से तो लड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस लड़ाई से वो हमेशा बाहर रखना चाहते हैं। मुख्य लड़ाई में नीतीश कुमार या तो खुद लड़े या फिर तेजस्वी यादव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू बन के ही चले। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2020 में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ी मात दी थी और नीतीश कुमार बदला लेने के माहिर माने जाते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार पहली बार इन 15-20 सालों में इतना कमजोर नजर आए। मात्र 13.5% वोट उन्हें प्राप्त हुआ है और इसके चलते उनकी सीटें काफ़ी कम हो गई हैं। एक नंबर की पार्टी आज भी आरजेडी बनी। आरजेडी ने 23.8% वोट अर्जित किया। वहीं दूसरे नंबर पर इस बार नीतीश कुमार को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ और इसके पीछे की कड़ियां आप जोड़ दें तो वो लोग थे जो नीतीश कुमार के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। एलजेपी नीतीश कुमार के विरोध में लड़ रही थी। जहां जहां नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे वहां वहां एलजेपी ने उम्मीदवार खड़ा किए थे और भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाई थी। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो नेता थे वो एलजेपी से चुनाव लड़ गए थे। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। भले ही उनको 1.5% 2% के आसपास वोट आया हो, लेकिन डैमेज तो उन्होंने किया उसी में से। 3% के आसपास वोट जो एलजेपी को आए वो भी वोट उसी के तरफ थे। ये आंकड़े और जोड़ घटाव नीतीश कुमार को समझ में आ गए और अपने 13.5% वोट को बढ़ाने के लिए उन्होंने लवकुश समीकरण गढ़ दिया, लेकिन इससे पूरा नहीं हो पा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार को देख करके बिहार में खास करके नीतीश कुमार को यह बर्दाश्त नहीं था। अब नेक्स्ट जो है, हालांकि बिना किसी कारण के अगर आप चिल्लाना शुरू कर दें तो
तो पता चलता है कि आपको कुछ चाहिए। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के नेता पहले से चिल्लाना शुरू कर चुके हैं कि हम तो विलय करने वालों में से नहीं हैं, हम अपना अस्तित्व तो नहीं खो सकते हैं। यही बातें कह रहे थे आरएलएसपी भी, और इन बातों को कहते हुए कहीं ना कहीं आरएलएसपी धीरे धीरे अंतिम समय तक 3 घंटा पहले तक आरएलएसपी के लोग कहते कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप, हम विलय करने वाले हैं, हमने अपनी पार्टी बनाई है, हमारी पार्टी का आधार है, जनाधार है। लेकिन ठीक मिलन और विलय वाले इस नए कहानी में 1 घंटा पहले प्रेस वार्ता होती है और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं जा रहे हैं बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई मझले भाई और छोटे भाई के मिलन में। यानी कि मिलन को लेकर के और विलय को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही वो अब सामने नजर आ गई। हो गया मिलन, हो गया विलय, लेकिन कहानी अब इससे आगे की है। जीतन राम मांझी हालांकि भरोसे के काबिल नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व तब तक हिंदुस्तानी अवाम पार्टी उनके हाथ में है, तब तक वो किसी भी तरह का कोई भी विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए उनके अस्तित्व को भी कहीं ना कहीं इस बड़ी गंगा जो है, छोटी गंगा को बड़ी गंगा में मिलाने के लिए अचानक से नीतीश कुमार का ध्यान उधर चला गया। लेकिन यह अंतिम अस्त्र शस्त्र नहीं है। जीतन राम मांझी को कभी भी अपने आप में समाहित कर सकते हैं, क्योंकि निकल करके यहीं से गए हैं। और इनके ना चाहते हुए, ना कहते हुए भी जैसे ही जीतन राम मांझी को यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या फ़ायदे और क्या घाटा है, तो जीतन राम मांझी अपना रूप बदल लेंगे, अपना रंग बदल लेंगे, अपना स्वरूप बदल लेंगे, और हो सकता है कि वो जदयू के हिस्सा एक बार फिर से हो जाए। इसकी तैयारियां अपने स्तर पर चल रही हैं और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन बड़ा फोकस जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में फिर से ना आ सके, इसके लिए बार बार नीतीश कुमार का ध्यान अपने भतीजों पर चला जाएगा। उनका ध्यान है कि किसी भी परिस्थिति में इस बात को समझाने में वो सफल हो जाएं कि तेजस्वी यादव उनके साथ हो जाएं, और तेजस्वी यादव साथ हो जाएं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो क्षत्रप थे, जो बड़े बड़े लठैत थे, वाक्पटुता के धनी थे, उनके आवाज में बड़ा ही मंदी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना भाव बढ़ गया है कि लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है। अचानक से सुनामी आ गई है जदयू के अंदर में, और खास करके प्रवक्ताओं में। आप जदयू के प्रवक्ता को इधर पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद, कैदी नंबर 3351, ये सब सुना है क्या? अगर सुने हैं तो हमें भी बताइएगा कि नीरज कुमार, अजय आलोक, संजय सिंह, इनका हमला कितना तेज है लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव पे। ध्यान दीजिएगा इस बात को बड़ी गहराई से, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी का इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद जो स्थिति परिस्थिति होगी, या तो भारतीय जनता पार्टी अहम, अगर जीत गई तो अहम हो जाएगा, अगर हार गई तो उसकी बेचैनी बढ़ेगी, व्यग्रता, व्याकुलता बढ़ेगी, और इस व्याकुलता में वो और भी बड़े और कड़े डिसीजन ले सकती है। इसके लिए नीतीश कुमार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और इस तैयारी में कहीं ना कहीं उनकी नज़र जो है अब छोटे छोटे नदियों पे नहीं है, सीधे संगम पे है। और ये संगम राजनीति में कोई असंभव सा नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। संबंध तो उससे पहले बहुत खराब थे, लेकिन हुआ संबंध ना। बीजेपी को रोकने के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ आए ना। अभी तो नीतीश कुमार को वो काम करना है जो कभी लालू प्रसाद ने किया था। अभी तो आडवाणी जैसा रथ रोकना है, जिससे कालजयी और इतिहास में उनके नाम लिखे जाएं। और ये तब संभव होगा जब उनके पास लालू प्रसाद की शक्ति होगी। MOI समीकरण अगर उनके साथ होता है तो ये 23.5% क्या होता है, इससे ऊपर 50% से ज़्यादा का आंकड़ा जहां नीतीश कुमार देख रहे हैं वो नज़र आ रहा है। इसलिए अब कुशवाहा के बाद नीतीश कुमार का नेक्स्ट निशाना कहाँ है, आप बेहतर समझ गए होंगे। आपको ये कहानी जो राजनीति से जुड़ी हुई है अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ही ज़रूरी है। आप विचार देते हैं तो हमें लगता है
कि हमारा बिहार जागा हुआ है। कारण कि जो जागा सो ही पाया, जो सोया वो सपने देखता है, और सपने पूरे करने में बहुत सारे अड़ंगे लगते हैं। जागती आंखों का सपना जो है पूरा होता है, सोती आंखों के सपने ख्वाब उड़ जाते हैं हवा की तरह, वाष्प की तरह। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये प्रयास, और भीतर से निकाल करके आपको राजनीति के ये वैसी खबरें जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुहर लगाने वाली है, तो आपका सहयोग और समर्थन चाहिए। 5 लाख यूट्यूब पे और अन्य माध्यमों पे 10 लाख लोगों का, 10 लाख परिवार के सदस्यों का ये जो अपने आप में अद्वितीय है, इस बिहार और देश की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। छोटी से छोटी बड़ी बातों को हम बड़ी बेहतरीन ढंग से आप सबके सहयोग से मिल करके रख रहे हैं, जिसके फ़ायदे भी हो रहे हैं। कई लोगों ने हमें कमेंट करके, मैसेज करके अपने विचार रखे हैं। खास करके मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा नमन मिश्रा जी और उनकी टीम का। पंचनामा को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हालांकि आपका पसंद तो रातों रात भोरे भोर और खूंटा ठोक के भी है, लेकिन पंचनामा को जिस तरह से आप नंबर 1 का शो बना चुके हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, और आपके लिए हमेशा इसके लिए सम्मान हमारी नज़रों में है। यूपीआई नंबर दिया हुआ है, यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप ही हमारे मालिक हैं, मार्गदर्शक हैं और परिवार के बड़े सदस्य हैं। आपका मार्गदर्शन और साथ बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।